हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल शेखावटी एजुकेशन। रेगुलर क्लासें चल रही हैं इंग्लिश की। पिछले वीडियो में हमने शुरू किया था एक इम्पोर्टेंट टॉपिक टेंस का, और इस पिछले वीडियो में हमने ऑलमोस्ट कवर कर लिया था सिंपल प्रेजेंट। पिछले वीडियो में टेंस की बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस को भी हमने देखा था, और लास्ट में इसके कुछ यूज हमने लिखे थे। आज कुछ यूज भी लिखने हैं और कुछ इसके एग्जांपल्स भी देखने, कुछ सेंटेंस भी हम देखेंगे ताकि ये और ज्यादा क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले तो मैं एक बार फिर से रिवाइज करता हूं इसकी वर्ब। तो इसकी वर्ब थी मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SEIS या फिर डू या डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये इसकी वर्ब थी। पिछले वीडियो में हमने ये डिस्कस कर लिया था किस प्रकार से एस लगता है, किस प्रकार से ES लगता है या नहीं लगता है, ये सब बातें हमने कर ली थी। उसके बाद डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कहाँ होता है, ये बात भी अपनी हो चुकी थी। लास्ट में हमने देखे थे इसके यूज, कुछ यूज देख लिए थे, कुछ रह गए थे। एक बार फिर से मैं इसके सारे यूज आपको बताता हूं और फिर उससे रिलेटेड हम लिखेंगे सेंटेंस। तो देखिए क्या क्या इसके यूज हैं। एक लिखा था हमने हैबिट, या इसे हैबिचुअल हैक्स भी बोला जाता है। एक है परमानेंट स्टेटस, किसी की स्थायी स्थिति हो तो उसके लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस। एक इटर्नल या यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौमिक जो सत्य होते हैं, जो सदैव वही रहते हैं, चेंज नहीं होते, उन्हें सिंपल प्रेजेंट टेंस में बताया जाता है। एक ऐसे इंपेरेटिव सेंटेंस जो हियर और देयर से शुरू होते हैं, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखे जाते हैं। इसके अलावा रेडियो या टीवी पर जो कमेंट्री होती है, रनिंग कमेंट्री, उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा जाता है। न्यूज़पेपर की जो हेडलाइंस होती हैं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होती हैं। इसके अलावा साइंटिफिक एंड मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, जो विज्ञान और गणित की जो गणनाएं होती हैं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होती हैं। इसके अलावा फ्यूचर प्लान एक्शंस, जो भविष्य के लिए, निकट भविष्य के लिए जो एक्शंस, जो कार्य प्लान किए जाते हैं, उन्हें भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा जाता है। इसको बड़े ध्यान से देखना है क्योंकि मैंने पिछले वीडियो के शुरू में बताया था कि टाइम और टेंस दोनों अलग अलग कंसेप्ट हैं। तो यहाँ पर ये हम टेंस तो यूज कर रहे हैं सिंपल प्रेजेंट, लेकिन जो काम होगा, जो कार्य होगा, जो एक्शन होगा, वो होगा फ्यूचर का। तो यहाँ पर टाइम अलग है और टेंस अलग है। इसके अलावा और बात करूं तो प्रोवर्ब, जो कहावतें होती हैं, उन्हें भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा जाता है। तो आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज देख लिया था कि उसका यूज कैसे किया जाता है। अब कब किया जाता है वो ये सब मैंने यहाँ पर इसका यूजेज लिखे हैं। जब किसी की आदत बताई जाती है, जो काम वो रोजाना करता है या उसके स्वभाव में है, वो बार बार जिस काम को करता है, उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में। किसी की परमानेंट स्टेटस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। इटर्नल या यूनिवर्सल ट्रूथ्स हैं, ऐसे इंपेरेटिव सेंटेंस और हियर और देयर वाले होते हैं। रेडियो या टीवी की कोई कमेंट्री है या फिर कोई प्ले है, कोई ड्रामा है, अगर उसकी कोई नैरेटिव बताया जा रहा है, तो नरेशन किया जा रहा है, तो फिर वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में। न्यूज़पेपर की हेडलाइंस होती हैं, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में। कोई गणित या कोई साइंस की, विज्ञान की कोई गणना होती है, उसे भी इसी टेंस में लिखा जाता है।
कोई फ्यूचर का जो एक्शन है, कार्य है जो प्लान किया गया है, वो भी इसी टेंस में, और कहावतें, प्रोवर्ब जो होती हैं उन्हें भी इसी टेंस में लिखा जाता है। तो ये सारे इसके यूजेज हैं। अब आपको पहचानना पड़ेगा कि इसका यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस का करना है या नहीं करना, वो आपको सेंटेंस बताएगा। कोई प्रोवर्ब आ गई, कोई हेडलाइंस आ गई, तो आपको ये देख लेना है कि ये सेंटेंस किससे रिलेटेड है और इसमें कौन से टेंस का यूज होगा। अब हम यहाँ पर लिखते हैं कुछ सेंटेंस, फिर मैं आपको बताता हूँ। देखिए, कुछ सेंटेंस हमने लिखे हैं बोर्ड पर, अब इस पर चर्चा करते हैं। पहला सेंटेंस है, एन आयरन बॉल डज नॉट फ्लोट ऑन द वाटर। एक लोहे की गेंद पानी पर नहीं तैरती है। तो डज नॉट फ्लोट, ये एक साइंटिफिक कैलकुलेशन है। विज्ञान ने हमें बताया है कि एक जो लोहे की बॉल है वो पानी पर नहीं तैरती है। तो इसलिए जब नेगेटिव में हमने इसे बनाया है, सिंगुलर हमारा सब्जेक्ट है, डज हेल्पिंग वर्ब है, नॉट है, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। वुड फ्लोट्स ऑन दी वाटर, लकड़ी पानी पर तैरती है, यह भी इसी का एग्जाम्पल है। बर्ड्स ऑफ ए फेदर फ्लॉक टुगेदर, ये एक प्रोवर्ब है, एक कहावत है, जिसे हिंदी में कहा जाता है चोर चोर मौसेरे भाई। उसको इंग्लिश में कहा जाता है बर्ड्स ऑफ ए फेदर फ्लॉक। तो ये यहाँ पर जब अपना सब्जेक्ट प्लूरल है तो वह प्लूरल फ्लॉक, झुंड में उड़ना। तो चोर चोर मौसेरे भाई, ये कहावत जो है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखी गई। ए स्टिंच इन टाइम सेव्स नाइफ, ये भी एक प्रोवर्ब है, जिसे हिंदी में कहा जाता है कि समय पर की गई एक कोशिश 9 बार की गई कोशिश से बेहतर है। स्टिंच वैसे तो जो सिलाई की जाती है, जो टाका लगाया जाता है, उसे कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर इसका इस सेंटेंस का अगर कहावत के तौर पर हम अर्थ लें तो इसका मतलब है कि समय पर किया गया एक प्रयास 9 बार किए गए प्रयासों से बेहतर है। तो यह भी एक प्रोवर्ब है। ये सेव्स, ए स्टिंच हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर, तो मेन वर्ब भी सिंगुलर। वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये एक साइंटिफिक कैलकुलेशन है, पानी 0 डिग्री पर जम जाता है। The next Olympic Games take place in 2021, अगले जो ओलंपिक गेम्स हैं वो 2021 में आयोजित किए जाएंगे। ये जो है ये है फ्यूचर प्लान एक्शन। तो यहां हम देखेंगे टेंस जो हमारा है वो तो है सिंपल प्रेजेंट, लेकिन जो काम होगा वो होगा फ्यूचर में। ऐसे सेंटेंस जिसमें काम फ्यूचर में हो रहा है, करने वाला कोई और है, इसमें बोलने वाला जो है वो काम नहीं कर रहा, करने वाला कोई और है, इस काम को आयोजित करने वाला कोई और है, ऐसा जो एक्शन होता है उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही लिखा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड कोजेज ग्लोबल वार्मिंग। माय मदर गोज टू टेंपल ऑन मंडेज। ऑन मंडेज का मतलब है प्रत्येक सोमवार को मेरी माताजी प्रत्येक सोमवार को मंदिर जाती है। तो ये एक हैबिट है, एक आदत है। देयर सी लिव्स और हेयर सी कम्स, ये हियर और देयर से शुरू होने वाले इंपेरेटिव सेंटेंसेज हैं, तो ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखे जाएंगे। इनके अलावा और बात करें तो देखिए नेक्स्ट, थीफ एस्केप्स, चोर बचकर चला गया। तो ये किसी भी न्यूज की हेडलाइन है। क्रिकेट मैच ड्रॉज, सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा गया है, ये भी किसी एक न्यूज की हेडलाइन है कि क्रिकेट का मैच निरस्त हो गया। आवर कॉलेज ओपन्स इन द मंथ ऑफ जुलाई, हमारी जो कॉलेज है वो जुलाई के महीने में खुलती है, तो ये भी खुलेगी। हमारी जो कॉलेज है वो जुलाई के महीने में खुलेगी, ये भी फ्यूचर प्लान एक्शंस है। शेक्सपियर सेज, शेक्सपियर ने कहा है नाइदर ए ब्रोअर नॉर ए लेंडर बी, ना तो उधार देने वाले बनो और ना ही उधार लेने वाले बनो। तो ये शेक्सपियर का कहा गया एक कोटेशन है। तो कोटेशन भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखे जाते हैं। कथन,
विराट कोहली हिट्स द बॉल ओवर द फेंस। विराट कोहली ने बॉल को फेंस के ऊपर से हिट किया। तो यह किसी कमेंट्री का एक सेंटेंस है, एक वाक्य है। तो आप लोगों ने देखा कि ये सारे यूजेज जो हैं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में किए जाते हैं, और किस प्रकार से सिंपल प्रेजेंट टेंस में किए जाते हैं वो भी हमने देख लिया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस जरूर समझ में आया होगा, और इसकी अधिक प्रैक्टिस बार बार करने से आप इसमें परफेक्ट बन जाओगे। नेक्स्ट टेंस की बात करते हैं। प्रेजेंट में जो हमारा नेक्स्ट टेंस है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जिसे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी बोला जाता है, इसे इम्परफेक्ट भी बोला जाता है। इसे प्रोग्रेसिव, इम्परफेक्ट और ज्यादातर बोलचाल में कंटिन्यूअस भी बोला जाता है। तो सबसे पहले हम इसकी देखेंगे वर्ब। इसकी वर्ब क्या है? तो देखिए, इज या एम या फिर आर, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद आईएन। ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस की वर्ब। या तो इज आएगा या एम या आर, तीनों हेल्पिंग वर्ब में से किसी एक का यूज। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और उसके बाद आईएनजी जुड़ा होगा। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इसे कहा जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा जाता है। तो कई जगह ऐसा भी कहा जाता है कि इज एम आर के बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल, सीधा ऐसा कह दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि इज एम आर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ा हुआ होगा। तो ये तो होगी हमारी इसकी वर्ब की बात। अब ये पता करना है कि कब इज का यूज होगा, कब एम का यूज होगा और कब आर का यूज होगा, क्योंकि तीनों तो एक साथ होंगे नहीं, तीनों में से कोई एक ही यूज करना है। तो देखिए, फिर से मैं लिखता हूं, पर्सन, फर्स्ट पर्सन आई और वी, सेकेंड पर्सन यू और थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे या कोई नाउन हो, कोई नाम हो। तो किसके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाएगा? आई के साथ पर्टिकुलर एक हेल्पिंग वर्ब हमें दी गई है एम। अगर आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कर रहे हो तो आई के साथ आपको हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करना है एम। बाकी जो सिंगुलर है उनके साथ इज, और जो प्लूरल है उनके साथ आर। मतलब वी है तो ये प्लूरल है, यू प्लूरल है, ही सिंगुलर है, सी सिंगुलर है, इट सिंगुलर है, दे प्लूरल है, और नाउन यदि कोई सिंगुलर है तो इज और कोई प्लूरल है तो आर। तो देखें यहां पर ही आ जाए, सी आ जाए, इट आ जाए और कोई सिंगुलर नाउन आ जाए तो आपको यूज करना है इज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, या वी हो, आर हो, दे हो, या फिर कोई प्लूरल नाउन हो तो आपको यूज करना है आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये क्लियर हो गया होगा। यदि सब्जेक्ट हमारे पास आई है तो आई के साथ आपको हेल्पिंग वर्ब एम, फिर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें आईएनजी ऐड करना है। यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही है, सी है, इट है, या कोई संज्ञा है सिंगुलर एक वचन, तो आपको इज को यूज करना है। प्लूरल है, वी है, अगर वी है, यू है, दे है, या फिर कोई प्लूरल नाउन है, बहुवचन संज्ञा है, तो आपको आर यूज करना है, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। तो ये आप समझ चुके होंगे कि कहां पर आपको कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। अब इसके सेंटेंस के पैटर्न क्या बनेंगे, कैसे आप यूज करोगे? तो देखिए, यदि सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है, सकारात्मक सेंटेंस है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद या तो आएगा इज
या फिर एम जैसा सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी प्लस आईएनजी होगा और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, वरना एडवर्ब भी आ सकता है। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब के रूप में तीनों में से कोई एक, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, आईएनजी होगी, आगे ऑब्जेक्ट हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है। नेगेटिव होगा तो मैंने आपको बताया था, नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट लगाया जाएगा। तो सब्जेक्ट होगा इज एम आर प्लस नोट। नोट लगाने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट या एडवर्ब। अगर नकारात्मक सेंटेंस है तो उसका स्ट्रक्चर, उसका पैटर्न आपका होगा सब्जेक्ट होगा इज एम आर में से कोई एक, नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट या एडवर्ब। या फिर इंटेरोगेटिव होगा प्रश्नवाचक होगा तो या तो शुरू होगा हेल्पिंग वर्ब से, इज एम आर तीनों में से कोई एक होगी, उसके बाद होगा सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट या आपकी एडवर्ब, और लास्ट में इंटेरोगेटिव साइन, प्रश्नवाचक चिन्ह। अफर्मेटिव का पैटर्न, नेगेटिव का, इंटेरोगेटिव का। और इंटेरोगेटिव यदि WH वर्ड से शुरू हो रहा है तो इससे पहले आपको वही WH वर्ड ऐड हो जाएगा, तो वो WH वर्ड से शुरू हो जाएगा। तो ये आपके पैटर्न रहेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के, आप कैसे इनको यूज करेंगे वो इसके स्ट्रक्चर हैं। तो इन्हीं के हिसाब से आपको यूज करते जाना। ये बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, क्या इसकी वर्ब रहेगी और क्या इसके स्ट्रक्चर रहेंगे, किस प्रकार से सेंटेंस में आप इसको यूज करोगे। नेक्स्ट देखते हैं इसके यूजेज कि कहां पर आपको इनको यूज करना होता है। देखिए, सबसे पहले बात करता हूं मैं एडवर्ब्स की, कि कौन कौन सी ऐसी एडवर्ब्स होंगी जिनको देखकर आपको ये अनुमान होगा कि यहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जा सकता है। तो यदि ऑलवेज आए, एट दिस मोमेंट या एट दिस टाइम या फिर नाउ ए डेज, ऐसी एडवर्ब्स अगर दी गई है किसी सेंटेंस में तो फिर आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ऑलवेज अगर आ गया तो आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ही यूज करना है। ऑलवेज तो सिंपल प्रेजेंट में भी यूज किया जाता है और भी यूज किया जाता है, लेकिन फिर भी आपको एक गेस हो जाता है, एक अनुमान हो जाता है कि यहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना है। तो ये थी एडवर्ब्स। उसके बाद इसके यूज। तो पहला इसका यूज है यूज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो देखिए, जब बोलते समय कार्य जारी हो, जब कोई स्पीकर अपनी बात को बोल रहा होता है, सेंटेंस बोल रहा होता है, उसी समय यदि उसका जो एक्शन है वो प्रोग्रेस में है, वो काम हो रहा होता है, तो उस स्थिति में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है। हिंदी में कई जगह है, कई बार बताया जाता है, बहुत से लोग बताते हैं जो बिगिनर्स होते हैं, शुरुआत में जो सीख रहे होते हैं कि हिंदी में कैसे पहचान की जाए, तो उसके लिए रहा है या रही है या रहे हैं या फिर रहा हूं, हिंदी में जो सेंटेंस होगा, जो वाक्य होगा, उसके लास्ट में ये लिखा होता है, जिससे आपको पहचान हो जाती है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज इसमें हो रहा है। आपको ट्रांसलेट करना होता है तो आप थोड़ा सा अनुमान लगा लेते हैं और फिर आप उसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो हिंदी के सेंटेंस में पहचान के लिए ये लिखा होता है, लेकिन इस पर ज्यादा डिपेंड नहीं रहना है। ये तो एक बार शुरुआत में सीखने के लिए है, उसके बाद आप लगातार जब प्रैक्टिस करते हो तो आपको इनकी जरूरत नहीं पड़ती है। तो जब बोलते समय कार्य
जारी हो उस समय आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करना है। दूसरा, जब बोलते समय कार्य जारी ना हो लेकिन कार्य पहले से ही चल रहा हो। जैसे कई बार ऐसा होता है कि जब सेंटेंस को बोला जाता है उस समय वो कार्य नहीं हो रहा होता है, लेकिन कार्य पहले से ही चल रहा है, कई दिनों से, काफी टाइम से चल रहा है, लेकिन बोलते समय हो सकता है वो कार्य नहीं। जैसे मैं 10वीं क्लास में पढ़ रहा हूं, मैं आजकल शेक्सपियर के जो ड्रामाज हैं, जो प्लेज हैं, उनको पढ़ रहा हूं। हो सकता है जब मैं बोल रहा हूं तब मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं उसको नहीं पढ़ रहा हूं, लेकिन उस समय में वो बात की जा सकती है कि मैं आजकल ये काम कर रहा हूं। तो ऐसी जब ये सिचुएशन आती है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही यूज किया जाता है। नेक्स्ट एक और है नियर फ्यूचर प्लान एक्शन। भविष्य में जो कार्य, नियर फ्यूचर में जो कार्य प्लान किए जाते हैं उनके लिए। यहां पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, जिसको आपको क्लियर कर लेना है यहीं पर, कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी आया था फ्यूचर प्लान एक्शन और यहां पर भी है नियर फ्यूचर प्लान एक्शन। तो दोनों में क्या डिफरेंस होगा, ये दोनों डिफरेंस को आपको क्लियर कर लेना है। तो मैं जब बताऊंगा तब आपको इसको क्लियर कर लेना है। नेक्स्ट, अब यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं करने जा रहा हूं, जिसको बड़े ही ध्यान से आपको देखना है। अगर इसको आप यहां पर नहीं देखोगे तो फिर ये चीज आपको समझ नहीं आएगी। बड़े ही ध्यान से आपको देखना है। तो देखिए वो क्या है। तो कुछ ऐसे वर्ब्स हमारे पास हैं जिन्हें हम कंटिन्यूअस में आईएनजी की फॉर्म में यूज नहीं करते हैं। सामान्यतया जो सामान्य स्थिति होती है उनमें उन वर्ब्स को आईएनजी की फॉर्म में यूज नहीं किया जाता है, उन्हें स्टेटिव वर्ब्स बोला जाता है। ऐसी वर्ब्स जो आईएनजी की फॉर्म में जाना पसंद नहीं करती हैं, वो अपने मूल रूप में ही रहना पसंद करती हैं, ऐसी वर्ब्स स्टेटिव वर्ब्स होती हैं। तो जब ऐसी वर्ब्स हमारे पास हों तो हमें उनमें आईएनजी लगाने से बचना चाहिए जब तक कोई विशेष स्थिति ना हो। जब तक सामान्य स्थिति है उस समय तक आप उनमें आईएनजी का यूज नहीं करेंगे, लेकिन किसी पर्टिकुलर किसी पर्पज के लिए अगर उनको यूज किया जाएगा तो वो आईएनजी में जाती हैं, लेकिन उस समय उनका सेंस भी चेंज हो जाता है। तो ऐसी वर्ब्स हम यहाँ पर देखेंगे। अगर जो आपके एग्जाम में अगर आ रही हैं, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में अगर आपको पूछा जा रहा है और कोई पर्टिकुलर सिचुएशन नहीं है, तो आपको वहां पर ध्यान रहना चाहिए कि ये वर्ब तो स्टेटिव वर्ब्स थी, इसलिए इसको आईएनजी में नहीं लिखा जाएगा, तो मैं सिंपल प्रेजेंट में जाएगा या फिर किसी दूसरे टेंस में जाएगा। तो हम यहाँ पर देखेंगे स्टेटिव वर्ब्स। स्टेटिव वर्ब्स मतलब स्थिति बताने वाला, तो ये किसी की स्थिति बताते हैं, ना कि ये आईएनजी में यूज की जाती हैं। तो देखिए कौन कौन सी होंगी। पहली होगी वर्ब्स ऑफ परसेप्शन। ऐसी वर्ब्स जो परसेप्शन वाली है। परसेप्शन का मतलब होता है अनुभूति, इन्हें सेंस भी कहा जाता है। वर्ब्स ऑफ परसेप्शन या वर्ब्स ऑफ सेंस, जो हमारी इंद्रियां हैं, जो हमारे सेंसेज हैं, उनसे रिलेटेड जो वर्ब्स हैं वो सारी की सारी वर्ब्स स्टेटिव वर्ब्स हैं, उनको आईएनजी में यूज नहीं किया जाता है, उन्हें स्टेटिव फॉर्म में ही यूज किया जाता है। कौन सी होंगी? जैसे सी, हियर, फील, टेस्ट, स्मेल। ये देखिए, ये हमारी परसेप्शन वाली वर्ब्स हैं जिनमें आईएनजी नहीं जोड़ा जाता है। नॉर्मल सिचुएशन में आप सीइंग नहीं लिख सकते हो, आप हियरिंग नहीं कर सकते हो, आप ये नहीं लिख सकते हो आई एम
सीन ए मूवी। यहां पर कोई विशेष पर्पज नहीं है, अगर ऐसा है तो आप आई एम सीइंग ए मूवी, ये गलत है। इस सी को जो वर्ब ऑफ परसेप्शन है, स्टेटिव वर्ब्स है, आपको इसको आईएनजी में यूज नहीं करना चाहिए। तो कौन कौन सी वर्ब्स मैं सारी यहां पर लिखता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं कि आपको इन वर्ब्स को आईएनजी की फॉर्म में यूज करने से बचना चाहिए। और जब इनको आईएनजी के फॉर्म में यूज करते हैं तो ये कौन सी वर्ब बन जाती हैं और उसी समय इनका सेंस भी चेंज हो जाता है। नेक्स्ट है, देखिए सबसे पहले हमने लिखा वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, जिनकी बात की सी, हियर, फील, टेस्ट, स्मेल। जो हमारी सेंसेज है, इंद्रियां हैं, उनके द्वारा जो एक्शंस किए जाते हैं वो होते हैं वर्ब्स ऑफ परसेप्शन या सेंस। देखना, सुनना, महसूस करना, चखना या फिर सूंघना। नेक्स्ट है वर्ब्स ऑफ अपीयरेंस, प्रतीत होना। ऐसी वर्ब जिनका मतलब निकलता है प्रतीत होना। वह अपने भाई जैसा दिखाई देता है तो लुक, तो इसको आईएनजी में यूज करने से बचना चाहिए। रिजेंबल भी प्रतीत होना, सीन या अपीयर, तो ये वर्ब्स हैं वर्ब्स ऑफ अपीयरेंस। इनको भी आईएनजी में यूज नहीं किया जाता जब तक कोई रीजन ना हो। नेक्स्ट है वर्ब्स ऑफ इमोशन, जो भावना वाली जो वर्ब्स होती हैं उनको भी आईएनजी में यूज नहीं करना, जैसे वांट, डिजायर, विश, हेट, होप, लव, लाइक। ऐसे नहीं कहा जाता आई एम लाइकिंग यू, ऐसा नहीं है। आई एम बिलीविंग यू, डाउटिंग यू, केयरिंग यू, फियरिंग यू या फिर एप्रिशिएटिंग यू, ये आईएनजी वाली वर्ब में यूज नहीं किया जाता। तो ये सारी वर्ब जो है ये आपको याद रखनी है, ये स्टेटिव वर्ब्स हैं, इनको आप बिना आईएनजी में ही इनके मूल रूप में ही यूज करना है। इनके अलावा कुछ वर्ब्स और भी हैं जिन्हें हम देखते हैं। देखिए नेक्स्ट, वर्ब्स ऑफ माइंड, दिमाग वाली जो बातें हम दिमाग में सोचते हैं वो वाली जो वर्ब्स हैं वो भी है वर्ब्स स्टेटिव वाली। जैसे माइंड है थिंक, नो, फॉरगेट। ऐसा नहीं कहा जाता आई एम नोइंग यू, आई एम नोइंग यू, मैं आपको जान रहा हूं, नहीं, ये गलत है। आई नो यू, मैं आपको जानता हूं। रिमेम्बर, सपोज, ट्रस्ट, एग्री, कंसिडर, अंडरस्टैंड। आई एम अंडरस्टैंडिंग, नहीं, गलत है। आई एम अंडरस्टैंडिंग नहीं, आई अंडरस्टैंड। तो ये वर्ब्स जो है वो आईएनजी में नहीं यूज करनी। उसके बाद लास्ट है वर्ब्स ऑफ पोजेशन, अधिकार वाली वर्ब्स, वो वर्ब्स जो किसी का किसी पर अधिकार व्यक्त करती हैं, अधिकार बताती हैं। पजेस है, होल्ड है, कंटेन, कंसिस्ट, ओन और हैव। तो ये वर्ब्स आपको याद रहनी चाहिए। जब ये वर्ब्स आपके सामने आती हैं तो आपको ये सोचना चाहिए कि इनका यूज किस प्रकार से हो रहा है। यदि सिंपल वे में इनका यूज हो रहा है तो ये आईएनजी में नहीं जाएंगी, और यदि किसी विशेष कारण से, विशेष कारण कौन सा होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा सेंटेंस लिखकर कि कौन सा विशेष रीजन होगा, कारण होगा पर्टिकुलर, जिसके लिए इनको आईएनजी में यूज कर लिया जाएगा। तो वो देखते हैं, कुछ सेंटेंस लिखते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे कब इनका यूज आईएनजी में भी हो सकता है। देखिए कुछ सेंटेंस है हमारे पास लिखे हुए बोर्ड पर, तो देखते हैं कि कहां पर स्टेटिव वर्ब है और कहां पर ये चेंज हो जाती है। देखिए, द वाटर फील्स कोल्ड, जो पानी है वो ठंडा महसूस होता है। तो यहाँ पर आपके जो सेंसेज हैं, जो महसूस करने वाले सेंसेज हैं, उनके द्वारा आपको पता लगा कि जो पानी है वो ठंडा, आपने फील किया, महसूस किया। आई फील यू आर रॉन्ग, मुझे महसूस होता है कि आप गलत हो। द डॉक्टर वॉज फीलिंग, अब यहां पर आप देखोगे तो यहां पर ये आईएनजी में यूज हो रही है। हर पल्स, जो उसकी नाड़ी है उसको डॉक्टर फील कर रहा, मतलब एक विशेष यहाँ पर कारण है जिसके कारण यहाँ पर फील जो है वो आईएनजी में है। जो डॉक्टर है वो ये देखने के लिए कि उसकी जो पल्स है वो कैसी चल रही है, वो उसकी पल्स को फील कर रहा है, उसकी पल्स को चेक कर रहा है, महसूस कर रहा है। तो यहाँ पर इस फील का मतलब है चेक करना, महसूस करना, ये देखना कि उसकी जो पल्स है वो कैसी चल रही है। He was feeling for the keyhole in the dark, वो अंधेरे में की होल को फीलिंग कर रहा है, मतलब वो
ये देखने की कोशिश कर रहा है अंधेरे में, ये ढूंढने की कोशिश कर रहा है कि कीहोल कहाँ है। तो यहाँ पर इसका मूल अर्थ नहीं है, यहाँ पर भी इसका अर्थ है कि वो ये ढूंढ रहा है, ये सर्च कर रहा है कि अंधेरे में कि कीहोल कहाँ है। इसलिए विशेष कारण के लिए यहाँ पर ing में इसको लिखा गया है। Why are you smelling? वर्ब थी हमारी स्मेल, स्टेटिव वर्ब दी मिल्क। तुम दूध को क्यों सूंघ रहे हो। इज इट सार, क्या ये खट्टा है। तो यहाँ पर विशेष कारण है कि ये देखने के लिए कि दूध खट्टा है या नहीं है, स्मेल में ing जोड़ा गया है। आई स्मेल गैस, मैं गैस को सूंघता हूं। तो ये एक नॉर्मल वे है। She was tasting the cake to see if it was sweet enough. यहाँ पर भी कारण है, रीजन है, ये देखने के लिए कि केक पर्याप्त मात्रा में मीठा है, वह केक को टेस्ट कर रही है। तो यहाँ पर भी एक उद्देश्य के लिए, एक पर्पज के लिए केक को टेस्ट किया जा रहा है, इसलिए टेस्ट में ing जुड़ा है। नेक्स्ट कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। लेकिन नेक्स्ट बात करते हैं हम अगले सेंटेंस पर। आई सी इट विद माई आईज एवरी डे। तो स्वाभाविक काम हो रहा है आंखों से देखने का अपने आप, तो मैं रोजाना इसे मेरी आंखों से देखता हूं। तो ये अपने मूल रूप में सी। द डायरेक्टर इज सीइंग मी दिस मॉर्निंग। इस सुबह डायरेक्टर मुझसे मिलने वाला है। यहाँ पर सीइंग का मतलब है मिलना, देखने का यहाँ पर सेंस नहीं है, इसका सेंस चेंज हो गया है। इसलिए विशेष कारण के लिए यहाँ पर इसमें ing जोड़ा गया। ही इज सीइंग द टाउन, वो टाउन को इंस्पेक्ट कर रहा है, उसका निरीक्षण करने के लिए गया है। तो यहाँ पर भी इसका सेंस चेंज है, इसलिए यहाँ पर ing है। आई हियर ए स्वीट साउंड एवरी मॉर्निंग एट माई विंडो। रोजाना मैं मेरी खिड़की पर एक मधुर आवाज को सुनता हूँ। तो एक नॉर्मल वे है, स्वाभाविक काम है सुनने का। द कोर्ट इज हियरिंग एविडेंस दिस आफ्टरनून। इस दोपहर जो कोर्ट है वो एविडेंस को सुनने वाला है। तो यहाँ पर हियरिंग का मतलब उस केस से रिलेटेड है, उसकी सुनवाई से रिलेटेड है, एक पर्टिकुलर रीजन के लिए है, इसलिए यहाँ पर ing का वर्ब किया गया है। जब स्टेटिव वर्ब्स को, जो मैंने आपको बताई 5 टाइप की, एप्लियंस वाली है, आपकी इमोशन वाली है, आपकी माइंड वाली है, पजेशन वाली है, परसेप्शन वाली है, ये 5 टाइप की जो स्टेटिव वर्ब्स हैं, जब इनको किसी कारण से ing की फॉर्म में यूज किया जाता है उस समय इन्हें टेम्परेरी डायनेमिक वर्ब्स कहा जाता है। टेम्परेरी का मतलब तो अस्थायी, और डायनेमिक होता है गतिशील, मतलब ing में गतिशीलता में इनको जब यूज किया जाता है तब इस समय इनको कहा जाता है टेम्परेरी डायनेमिक वर्ब्स, वरना ये होती हैं स्टेटिव वर्ब्स। तो ये कुछ सेंटेंस की हमने यहाँ पर चर्चा की। कुछ और भी सेंटेंस जिनकी हम और आगे डिस्कस करेंगे उनके बारे में। बाकी मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। ये बहुत ही जरूरी एक यहाँ पर फैक्ट था जिनको आपको याद रखना है कि ऐसी वर्ब्स जो स्टेटिव वर्ब्स हैं नॉर्मल उनको ing फॉर्म में यूज नहीं किया जाता है। यदि उनको ing फॉर्म में यूज किया गया है तो जरूर उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होगा। इस चीज को आपको जरूर ध्यान रखना है, ये आगे के टेंस में भी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। मुझे उम्मीद है आपको जरूर समझ आ रहा होगा और आप जरूर इसका फायदा ले रहे होंगे। थैंक्स वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।